नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमा टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। आई थिंक वी आर नथिंग विदाउट आवर रिलेशनशिप्स एंड इस चीज़ को समझ जाए हम कि हम अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जो गलतियां हम कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में उनको समझ जाए, तो आई थिंक एज ह्यूमंस वी फील मच बेटर, वी फील मच मोटिवेटेड और हमारी जनरल हैप्पीनेस भी बहुत इंप्रूव होती है। सो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस सुरभि गांधी। Hi. She's a mindset and relationship coach, and we love your content, Miss Surbi, and we are glad that you're on Nama Talks today. So thank you so much for giving us your Pleasure time. to be here. Yeah. तो I just want to know a little about you कि आप अपनी ऑडियंस को समझाएं कि आपकी जर्नी कैसी रही थी एज अ कोच। ओके सो मेरी जर्नी मेरे एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट हुई। कुछ सालों पहले आई सफ़र्ड फ्रॉम डिप्रेशन, ब्रोक अप विद माई लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड। उस टाइम पे मेरी जॉब मैंने छोड़ी थी, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी एंड आई वॉज वेरी लो। उस टाइम पे आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस तरीके से लाइफ में ऑपरेट करती हूँ। एंड मुझे समझ आया, बचपन से आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अपने डिसीजंस कॉन्शियसली ले रही हूँ। बट जब मैंने अपने आप को स्टडी किया तो मुझे समझ आया कि ये सब मेरे पास्ट की वजह से मैं कर रही थी। सो मुझे लगा अगर मैंने इतनी मिस्टेक्स किए एंड थिंकिंग कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ, तो ऑब्वियसली और लोग भी इतनी मिस्टेक्स करते होंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू हेल्प देम। तो हाउ डिड यू बिकम अ रिलेशनशिप कोच? बेसिकली पहले मैं ये बात करूँगी, रिलेशनशिप कोच जो होता है उसको लोग सोचते हैं कि ये बस रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। करेक्ट, दैट्स ट्रू। तो मेरे लाइफ में मैंने ये देखा है कि बचपन से आई यूज्ड टू लव माई ब्रदर, माई पेरेंट्स, बट जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, चीज़ों को कहीं समझना शुरू किया, मेरा रिलेशनशिप हर किसी के साथ इम्प्रूव हुआ है। भले ही वो मेरे भाई के साथ हो, भले ही वो मेरे पेरेंट्स के साथ हो, रोमांटिकली या इवन विथ फ्रेंड्स। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैंने डिप्रेशन में अपने ऊपर काम किया, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई पैटर्न्स कि मैं जैसे मम्मी पापा को हम बचपन में देखते हैं, उनका रिलेशनशिप देखा तो कहीं ना कहीं हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं। सो कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे रिलेशनशिप्स को, इट स्टार्टेड देयर। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड अग्री विद दिस कि दूसरे इंसान का बिहेवियर इम्पैक्ट्स अ लॉट। हमारा खुद का इमोशन, हमारा खुद का बिहेवियर चेंज हो जाता है जो हमें सामने वाला, जिसके लिए हम फील करते हैं, जिसके लिए हम केयर करते हैं, उसका बिहेवियर अगर हमारे तरीके हमारे सामने सही ना हो, तो ऐसा क्या करे कि सामने वाले का बिहेवियर इतना हमें अफेक्ट ना करे, बिकॉज इट चेंजेस आवर होल पर्सनैलिटी व्हेन इट कम्स टू लाइक आवर लव्ड वंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड हर किसी का एक पास्ट है। भले ही आप अपने पापा को सोचो, आपके पापा भी कभी बच्चे थे, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। तो मैं तो मैं हम हर किसी को यही बोलती हूँ कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, उस टाइम पे ये मत सोचो कि मैंने कुछ किया है या मेरे साथ कुछ हो रहा है तो पर्सनली मत लो। उसको ये सोचो एक वुंडेड बच्चा है जो आपके साथ किसी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपको पर्सनली नहीं लेना। आपको ये सोचना कि आप कैसे बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। आई थिंक वी डोंट कंसिडर आवर पेरेंट्स कि उनका भी कोई पास था, वो भी कभी एक बच्चे थे एंड उनकी भी कभी कभार बैड डेज होंगे। हम बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं अगर हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर अच्छा ना हो। एंड सेम थिंग फॉर द बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, कि अगर वो इंसान मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा तो बहुत अफेक्ट करता है हमें। बट हम ये नहीं सोचते वो भी तो कुछ फील कर रहा होगा, मे बी दे आर हैविंग अ बैड डे, दे आर फीलिंग समथिंग, वी शुड टॉक टू देम। एग्जैक्टली। जैसे पहले ग्रोइंग अप आई हैव सीन माई फादर, ही वॉज वेरी डिफरेंट। तो मैंने जैसे उनका मम्मी के साथ रिलेशनशिप देखा, भाई के साथ, मेरे साथ पापा बहुत गुस्से वाले थे एंड हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सैड होते थे कि पापा हमेशा इतना गुस्सा करते रहते हैं। बट जैसे हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने और मेरे भाई ने, भाई भी सेम फील्ड में। अच्छा, सो हमने सोचा कि हमें अपनी फैमिली को भी एज अ फैमिली हमें ग्रो करना चाहिए, तो हम पापा को भी समझाने लगे कई चीज़ें। तो बीच में ना हमारी पापा से कई बार बहुत लड़ाई हो जाती थी एंड तब हमें दिखता था कि पापा में भी एक्चुअली वो बच्चा है जो लड़ रहा है, यू नो, वुंडेड है जो। एंड जब हमने पापा की कहानी सुनी तो बचपन में जाके हमें भी समझ आया कि पापा भी वही बच्चे हैं जिसको प्यार नहीं मिला था। सो दैट्स वाई ही वॉज वेरी, यू नो, अग्रेसिव इन आवर चाइल्डहुड। सो सबकी ऐसी कहानी है। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से अगर ध्यान से पूछेगा, बात करेगा, उसको समझ आएगा कि उसके पापा या मम्मी के चाइल्डहुड में भी वही चीज़ें थी जो उसने फेस की है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू बी एम्पैथेटिक कि उनकी भी अपनी जर्नी रही है, उनके भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आई एग्री विद यू ऑन दिस। अगर हम रिलेशनशिप्स पे आए अब, तो द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इन माई माइंड इज डेटिंग एप्स।
या दिस इज़ द जनरेशन जो जिन लोगों को प्यार होता है डेटिंग ऐप से, वर्चुअल रिलेशनशिप्स बन रही है. पीपल आर, अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो इट्स अ वर्चुअल रिलेशनशिप राइट नाउ. ऑल दो सोशल मीडिया की वजह से और वीडियो कॉल्स की वजह से हम अपने कनेक्टेड रह पाते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम वो वर्चुअल कनेक्शन या फिर चैट पे प्यार हो जाना, क्या ये बहुत शैलो है और ये सही सच्चा प्यार नहीं होता? ऐसा नहीं है, प्यार हो नहीं सकता डेटिंग ऐप्स पे, बट बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो दिखाते हैं वैसे होते नहीं हैं. अग्रीड. क्योंकि आपको किसी का बैकग्राउंड नहीं पता. आप बस एक सुपरफिशियल लेयर देख रहे हो, आप किसी की कुछ फोटोज देख रहे हो, उसने अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिखा, बट आपको नहीं पता वो कहाँ से आ रहे हैं. और तभी इतने सारे स्कैम्स होते हैं डेटिंग ऐप्स पे. कि रिसेंटली मेरे पापा ही मुझे बता रहे थे कि हमारे घर के पास किसी की शादी हुई डेटिंग ऐप से, बाद में पता चलता है वो लड़की कॉल गर्ल थी. क्योंकि बैकग्राउंड चेक नहीं होता. आप ये सोचते हो जो बंदा वो दिखा रहा है वो एक्चुअल में वही है, बट यू डोंट नो. और तभी अरेंज मैरिज मेरे हिसाब से पहले के टाइम में होती थी, यही सोच के कि आपको बैकग्राउंड पता होता था. पेरेंट्स देखते थे कि ये सिमिलर फैमिली से आ रहा है या इसकी वैल्यूज़ कैसी हैं. अब हम इतना ओपन हो गए हैं, हम वैल्यूज़ वगैरह नहीं देखते, हम ये देखते हैं हाँ आई फील अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, सो गुड इनफ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स फिजिकल अट्रैक्शन. या राइट. एंड डेटिंग ऐप्स के साथ प्रॉब्लम और ये भी है कि अगर आप वहाँ से किसी पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, सॉरी आई एम जनरलाइजिंग बिकॉज ज़्यादातर यही चीज़ है, अगर आप वहाँ से कोई पार्टनर चूज़ कर रहे हो, टेंडेंसी ये होती है कि वो जल्दी गिव अप कर देता है इन चीज़ों के ऊपर, बिकॉज दे नो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे. जैसे हमारे पास ऐसा होता था ना कि पहले हमारी विसिनिटी में कितने लोग होते थे, स्कूल में है, कॉलेज में है, पड़ोसी है, काम पे है, बट अब पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं. तो अगर कहीं पे रिलेशनशिप नहीं चलता तो हम उसमें we can find another one very easily. या एग्जैक्टली. एंड आई थिंक इस वजह से हम अपनी रिलेशनशिप्स पे भी जल्दी गिव अप कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि इस रिलेशनशिप को सेव करना ज़रूरी है. अब वो बोलते हैं क्या इस रिलेशनशिप को सेव करना ज़रूरी है? इज इट एक्चुअली वर्थ इट? या आई थिंक बहुत ईजी हो गया हमारे लिए ये लाइक जज करना सामने वाले इंसान को कि अगर उसने एक गलती कर दी, सपोज आई एम इन अ रिलेशनशिप विद पर्सन और उसने एक गलती करी, तो मैं यही सोचूंगी कि दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी. उसने ये किया मेरे साथ, ये गलत था, एंड आई विल मूव ऑन. कि आई डोंट वांट टू बी विद यू, आई डोंट वांट टू बी विद समवन जो ये करता है. बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक कि हमें रुक के उसके साथ वर्क करना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए और रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए? फिर लोग ऐसा पता है क्यों करते हैं? बिकॉज जब आपको सामने वाले को बताना होता है ना कि ये प्रॉब्लम है, यू नीड करेज. पीपल डोंट हैव करेज. करेज चाहिए होता है सामने वाले को बताने में कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ चेंज दैट. उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है. सो आपको अपने आप को भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है अगर आप एक चीज़ को वर्क कराना चाहते हो. और बट ईजी रूट क्या है कि आप वापस से ऐप पे जाओ और किसी और से बात करने लग जाओ. सो ज़्यादातर लोग ईजी रूट ले लेते हैं ताकि यहाँ पे उन्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना करना पड़े. बट यही जो कम्युनिकेट करना आई थिंक बहुत मुश्किल है अगर इंसान के लिए, कि अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करना, ये बताना कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही. हम रिलेशनशिप में यही तो गलती कर रहे हैं, हम क्लियरली बता ही नहीं पा रहे कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है. हम उस चीज़ को शायद लड़ने में और एक दूसरे को हर्टफुल थिंग्स बोलते हैं और उस वजह से रिलेशनशिप ख़राब होती है. तो क्या ऐसा करें कि कम्युनिकेशन बेटर हो रिलेशनशिप में? सबसे पहले ये एक चीज़ ध्यान में रखो कि कभी भी ये मत सोचो सामने वाला आपका दिमाग पढ़ लेगा. अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, यू नीड टू कम्युनिकेट कि मुझे ये बुरा लगा. अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है फिर भी आपको दिख रहा है बिहेवियर में चेंज नहीं है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. बट अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, सामने वाला आपका माइंड सोच ले, दैट्स नॉट पॉसिबल. एंड यूजुअली ये गर्ल्स करती हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज एज गर्ल्स एवोल्यूशनरली हम लोगों के फेसेस को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं. जैसे बचपन में भी आप सोचो, हम मम्मी पापा के फेशियल एक्सप्रेशन देखते रहते थे कि पापा अब खुश हो गए, मम्मी अब उदास है. सो हमारी आदत है फेसेस को पढ़ने की. बट लड़के नहीं पढ़ पाते. बट लड़कियां ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, आई हैव सीन. लड़कियां एक्सप्रेस करती हैं, बट हमारे में ये टेंडेंसी भी होती है कि अगर हम किसी बात पे नाराज़ है, खुद आइडेंटिफाई करो हम किस बात पे नाराज़ है. मतलब वो समझा क्यों नहीं अभी तक कि मुझे बुरा क्यों लगा है. क्योंकि हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि मुझे तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ आ जाता है कभी ये गुस्सा है, कभी ये हैप्पी है, इसको क्यों नहीं समझ आ रहा.
बट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस अलग तरीके से वायर्ड है, वो इतने अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं पढ़ पाते हैं. सो यू नीड टू टेल देम कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी एंड मैं चाहती हूँ आप ये चेंज करो. अगर वो नहीं कर रहे हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम, बट फर्स्ट यू नीड टू कम्युनिकेट. दूसरा, जब आप कम्युनिकेट करते हो आपको सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करना. आपको ये नहीं बोला मैंने तुम्हें पहले ये बोला था तुमने ये नहीं किया. ऐसा ना बंदा पर्सनली ले लेता है. आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, मैंने आपको ये बोला था आप प्लीज़ कर सकते हो क्या. सो देयर इज़ अ वे ऑफ सेइंग इट. तो कम्युनिकेट करो, रिक्वेस्ट रादर देन आप सामने वाले पर्सन को क्रिटिसाइज करो. आई थिंक क्रिटिसाइज करने की ना आदत इंडियंस में बहुत ज़्यादा है. कंप्लेन करना कि तूने ये ऐसे किया, तू ऐसा है, तू ये करता है. और वो वर्ड्स ना हमारे पार्टनर की भी कॉन्फिडेंस को कम कर देता है. एंड हमारा ओपिनियन हमारे पार्टनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं बोलूँगी अपने पार्टनर को कि तू ऐसा है, वो चीज़ उसको जितना अफेक्ट करेगी ना, किसी और की बोली हुई चीज़ नहीं अफेक्ट करेगी. तो मतलब हाउ डज इट लाइक हैपन कि हम अपने पार्टनर को कैसे इस चीज़ में पॉजिटिवली बात करें. कई बार क्योंकि हम भी हर्ट है तो हमारे मुंह से भी हर्टफुल वर्ड्स निकलेंगे ही निकलेंगे. मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये टिप देती हूँ कि जब भी गुस्सा आए रादर देन डूइंग एनीथिंग जाओ बेड पे लेट जाओ 5 मिनट के लिए. अच्छा, रिलैक्स योरसेल्फ. क्योंकि क्या होता है जब हम गुस्से में होते हैं ना, वी डोंट नो एनीथिंग, हम इम्पल्सिवली कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं. सो यू नीड टू काम योरसेल्फ डाउन एंड देन थिंक कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. एंड होता क्या है, जब भी आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो पहले उसको प्राइम करो, थोड़ा रिसेप्टिव करो कि हमने माना मेरी भी गलती होगी इस चीज़ में, बट मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. पहले ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तो सामने वाला और रिसेप्टिव होगा. या मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगती है बट एक बात बुरी लगी. सो मेक देम मोर रिसेप्टिव बिफोर यू शेयर दैट थिंग. अच्छा, तो लाइक हाउ टू बी एम्पैथेटिक कि दूसरे इंसान को भी बुरा ना लगे. आई डेंट अंडरस्टैंड कि एम्पैथी से हम बोले, हम एम्पैथी से उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनको बुरा फील ना कराएं. मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में ना दोनों ही पार्टनर्स को एक दूसरे के इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि मैं कुछ भी ऐसा ना बोलूं कि सामने वाले की सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो. बिकॉज क्या होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम ना सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है हमारे आसपास वाले लोगों पे. अब पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है इट डजेंट मैटर, बट अगर मेरा कोई रोमांटिक पार्टनर मेरे बारे में कुछ बोल रहा है या भाई कुछ बोल रहा है, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील होगा. दैट्स ट्रू. सो अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अपनी कम्युनिकेशन को ना इस तरीके से डेवलप करना चाहिए. आई थिंक इट्स अ स्किल जो हर किसी को सीखनी चाहिए अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हो. इट्स गोना हेल्प. आई एग्री ऑन दैट विथ या. तो मैम लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रिलेशनशिप इन अ वे. जैसे रिलेशनशिप स्टार्ट होती है और जहाँ तक एंड होती है, हम एक एक करके आएंगे इस पे. फर्स्ट, जब दो इंसान मिलते हैं, लड़का और लड़की या लड़की लड़की या लड़का लड़का, तो व्हेन दे मीट दे फॉर्म अ कनेक्शन, दे गेट अट्रैक्टेड एंड दे लाइक उनका इंटरेस्ट जागता है एक दूसरे में. तो ये अट्रैक्शन, ये कनेक्शन कैसे बनता है? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हम उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो स्पीशीज़ के सर्वाइवल में हेल्प करें. सो लड़कियां उन लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो टॉल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, Right. मैस्कुलिन होते हैं. राइट. एंड लड़के उन लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं जिनकी क्लियर स्किन होती है, बड़ी आईज होती है, नाइस वेस्ट टू हिप रेशियो होता है. हाँ. बट सोशल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट चीज़ बोलते हैं. वो ये बोलते हैं कि हम उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जैसे होते हैं, अट्रैक्टिवनेस में या फाइनेंशियली स्टेटस जिनका हमारे जैसा होता है. हाँ. बट आप अगर ध्यान से सोचो, अपने पास्ट के बारे में एक बार ध्यान से सोचो, आपको समझ आएगा कि आपको आज तक बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो स्टीरियोटिपिकली गुड लुकिंग होंगे या आपके जैसे होंगे, बट आप हर किसी से अट्रैक्टेड नहीं थे. आप बहुत स्पेसिफिक ट्रेट्स के साथ अट्रैक्टेड हो. हाँ. अगर जैसे आप अपने एक्सेस को भी एक लाइन में खड़ा करो, आप ध्यान से देख पाओगे इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं फॉर श्योर. भले ही वो फिजिकल ट्रेट्स में हो, भले ही वो इमोशनल ट्रेट्स में हो, बट सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी. और वो सिमिलैरिटीज़ इसलिए मिलती हैं बिकॉज जो आप बचपन में देखते हो अपने मम्मी और पापा में, बिकॉज आपका इंट्रोडक्शन फेमिनिन और मैस्कुलिन से बचपन में हो रहा है. वो फर्स्ट
जो हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन को समझते हैं वो हम पेरेंट्स के थ्रू ही समझते राइट, हैं. एग्जैक्टली. सो वो वाली ट्रेड्स हम कहीं ना कहीं अपने रोमांटिक पार्टनर में भी ढूंढते हैं. ओके. एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ये मेरी लाइफ में ऐसा हुआ और वहीं से मुझे इंसाइट मिली कि वाओ ऐसा होता है. सो बचपन में पापा बहुत गुस्सा करते थे, एज आई टोल्ड यू. हाँ. तो मैंने मम्मी को ना एक बार बचपन में बोला, पापा इतना गुस्सा करते हैं, आप अलग क्यों नहीं हो जाते पापा से? हाँ. तो मम्मी ने मुझे बोला, बेटा गुस्सा करते हैं, प्यार भी तो करते हैं. आई वॉज लाइक ओके, ठीक है, हाँ. प्यार तो करते ही थे बट गुस्सा बहुत आता था. मैं बड़ी हुई, देन मैं एक रिलेशनशिप में आई. ओके. अब दैट गाय वॉज एग्जैक्टली लाइक माई फादर. आउच. एंड मैं हमेशा ये उसको मजाक में बोलती थी कि तू बिल्कुल पापा की तरह है. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने इसको अट्रैक्ट ही इसी वजह से किया है बिकॉज ये एग्जैक्टली वैसा है. क्योंकि तब मेरे को कुछ समझ नहीं थी साइकोलॉजी की. सो आई रिमेंबर आई वॉज क्राइंग वन डे. मेरी मॉम मेरे पास आई. मेरी मॉम ने मुझे बोला कि ये तुझे इतना तंग करता है, रोती रहती है, छोड़ क्यों नहीं देती? आयरनी. राइट. तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी क्या हुआ, गुस्सा करता है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता है. एंड व्हेन आई सेड दैट थिंग, मेरे को अभी गूज़बम्प्स हो रहे हैं. मुझे पता था ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मम्मी की आवाज़ है जो मैंने इनहेरिट कर लिया है. ट्रू. सो मैंने सेम साइकिल रेप्लिकेट कर दी अपनी लाइफ में. एंड वो चीज़ ने मेरा इतना दिमाग खोला कि अगर ये मैं कर रही हूँ तो और लोग भी तो यही कर रहे होंगे. हाँ. सो आई नीड टू शेयर दिस. सो यही होता है कि हम जो पेरेंट्स में देखते हैं वही हम आगे जाके उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं. हाँ. बट इसके साथ एक और चीज़ होती है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, ओके. जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान से मिली जो बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, हाँ. जिसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा वाओ, क्योंकि मैं हमेशा से अपने अंदर वो चाहती थी बट मेरे अंदर है नहीं. तो मैंने उसमें देखी और मैं बहुत अट्रैक्ट हुई. कॉम्पेंसेटरी हो गया. एग्जैक्टली. सो जब वो इंसान मेरे से मिलेगा, शुरुआत में तो मैं बहुत इंजॉय करूंगी कि हाँ. इसके साथ कहीं ना कहीं मैं होल फील कर रही हूँ. हाँ. जो मेरे में मिसिंग था वो इसके अंदर है. हाँ. बट जस्ट बिकॉज मैंने अपना वो पार्ट रिप्रेस करा हुआ है, जो लोगों से बात करना या इतना चुप अपने आप में रहना, तो वो उसकी ट्रेट्स लेटर ऑन मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करेंगी. और तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा आई थिंक. हाँ. बिकॉज अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है, एक पॉइंट के बाद इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग कि तेरी एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा है. एंड देन समटाइम्स जेलसी फैक्टर भी आ सकता है दैट ही इज़ सो एक्सट्रोवर्ट. तो आई माइट नॉट फील कंफर्टेबल कि वो इतने लोगों से बात कर रहा है, मैं चुपचाप साइड में खड़ी हूँ. इससे इनसिक्योरिटीज़ भी आ सकती हैं. यही तो होता है. बाद में हमें वो जो क्वालिटीज़ पहले अच्छी लगती हैं वही बुरी लगने लग जाती है. हाँ. कि ये ऐसा क्यों करता है, हमेशा ही इसको बाहर क्यों जाना होता है, हमेशा ही इसको किसी से बात क्यों करना होता है, ये चुपचाप अकेले क्यों नहीं बैठ सकता घर में. हाँ. तो यही चीज़ें हमें बाद में तंग करने लग जाती हैं. एंड वो पूरी साइकिल बन जाती है कि आप किसी से अट्रैक्ट हुए, फिर वही उसको आपको लग रहा है कि ये इंसान तो वैसा नहीं है जैसा मुझे लग रहा था ये होगा. देन सारे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू. एंड देन यू थिंक कि शायद मैंने पार्टनर गलत चूज़ कर लिया है, अगली बार मैं कोई वैसा चूज़ करूँगी. यू डोंट अंडरस्टैंड कि हर बार आप चेंज नहीं कर सकते. समटाइम्स यू नीड टू मेक दैट बैलेंस, यू नीड टू मीट देम इन द मिडल. ओके. एज इन की उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी हमें अच्छी नहीं लगेगी. हाँ. तो यू आई हैव टू लाइक, शुड आई से द वर्ड कॉम्प्रोमाइज? आई वॉन्ट से कॉम्प्रोमाइज, बट परफेक्ट लोग नहीं है इस दुनिया में. वी ऑल थिंक कहीं ना कहीं कि हम तो अच्छे इंसान हैं, बट सामने वाला भी, अगर आप उसकी तरफ से सोचो, वो भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है बहुत बार. हाँ. सो कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हर सिचुएशन में एकदम वैसे ही एक्ट करेगा जैसा आप चाहते हो. ट्रू. सो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कई जगहों पे आपको, एज यू सेड, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. आई हैव टू एक्सेप्ट कि उनकी क्वालिटीज़ ये हैं, ही और शी इज़ लाइक दैट, एंड आई हैव टू लव देम फॉर हु दे आर. हाँ, उनको हेल्प करो ग्रो करने में. बट कई ऐसी चीज़ें होती है जो चेंज नहीं होती है, जो पर्सनालिटी क्वर्क्स मैं बोलूँगी होती हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो. जैसे आपने अभी पेरेंटल वाली चीज़ बताई कि फादर या मदर का जैसा बिहेवियर होता है, हम उसी चीज़ को सेम आगे अपने रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं और अनकॉन्शियसली में भी करते होंगे. बट जैसे किसी के फादर एग्रेसिव हैं तो बॉयफ्रेंड एग्रेसिव, आई डोंट नो हाउ फेट वर्क्स, बट वो आ जाता है लाइफ में, वो अग्रेसिव बॉयफ्रेंड कभी ना कभी. एंड देन यू रिमेंबर योर फादर एंड मदर उस टाइम पे. तो ऐसा क्या करें कि लाइक पेरेंटल ट्रॉमा से निकल के हम अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकें? जैसे दो चीज़ें हो सकती हैं. अगर आपके
लेट्स से फादर बहुत गुस्से वाले थे, तो एज अ वुमन हो सकता है आप एक गाय को अट्रैक्ट करो जो बहुत ज़्यादा उतना ही गुस्से वाला हो, हाँ या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्टली ऑपोजिट ढूंढ लो, कोई ऐसा गाय जो बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं है, बहुत फेमिनिन है। बिकॉज बड़े होते हुए आपने ये सोचा मुझे अपनी फादर की तरह बिल्कुल कोई नहीं चाहिए, सो हो सकता है आप बिल्कुल ऑपोजिट चुन लो। बट दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है, बिकॉज आपने अपने पास्ट के बेसिस पे अपना प्रेजेंट डिसाइड किया। सो हमें पास्ट के बेसिस पे कुछ नहीं करना। अगर आप एग्जैक्टली ऑपोजिट ढूंढ रहे हो या एग्जैक्टली सेम ढूंढ रहे हो, दोनों ही चीज़ें अटैच्ड हैं आपके पास से। एग्जैक्टली आपको एक बैलेंस ढूंढना है कि वो जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ हो, फादर वाली या जो भी आपको चाहिए, बट बैड क्वालिटीज़ ना हो। व्हाट इफ यू लाइक अ पर्सन, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है पर उसमें वो बैड क्वालिटी है, फिर क्या कर सकते हैं? आप उस सामने वाले को इंस्पायर कर सकते हो कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किए इंस्पायर। हाँ. यू कैन इंस्पायर देम टू बी बेटर, बट यू कैन नॉट चेंज एनी वन। हाउ टू इंस्पायर? एज अ वुमन, ठीक है, क्योंकि आई एम अ वुमन तो मुझे लगता है मैं ये सिनेरियो ज़्यादा बेटर बता सकती हूँ। अगर कोई गाय है, वो एक सर्टेन वे में ऑपरेट कर रहा है लाइफ में, ही इज़, लेट्स से ही इज़ वेरी लेजी, ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ वो लेजी ना हो। सो मैं उसको इंस्पायर कर सकती हूँ कि एज अ मैन उसकी पोटेंशियल कितनी है। मैं उसको मिरर दिखा सकती हूँ कि वो ये कर सकता है, वो ये करने के केपेबल है, बट ही इज़ वेस्टिंग हिज पोटेंशियल। हाँ बट आप जिस तरीके से उसको इंस्पायर करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं उसको ताने मार रही हूँ कि पूरे दिन बेड पे लेटा रहता है, कुछ भी नहीं कर रहा, सो वो इंस्पायर नहीं होगा, वो और ज़्यादा आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ हाँ। एंड आई थिंक लड़कियों के पास ये मैजिकल चीज़ है कि वो इंस्पायर कर सकती है लड़कों That's को। true. दैट्स वाई दे से हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, That's true. हाँ क्योंकि औरत एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है एक मैन को, ताकि वो अपनी पोटेंशियल पे पहुंच पाए। बट आई थिंक इट्स इक्वली द सेम थिंग फॉर विमेन एज वेल, कि अगर उनकी लाइफ में एक सही आदमी है या सही बॉयफ्रेंड और हस्बैंड है, तो उनकी भी सक्सेस उतनी ही गारंटीड हो जाती है when they have that emotional support from their partner. Because especially इंडियन सोसाइटी में देखा जाए तो अगर विमेन को जैसे देखा जाता है कि होम मेकर्स एंड सक्सेस में उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज अ वुमेन, तो अगर ऐसे चैलेंजेस के थ्रू उनका पार्टनर, उनका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनको सपोर्ट करे, उनको मोटिवेट करे एंड उनको पुल डाउन ना करे, तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। एंड उनका हाथ उसमें, उनका हस्बैंड और बॉयफ्रेंड का हाथ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि एक लड़का भी जिस तरीके से लड़की को इंस्पायर करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। True. भले ही वो आपका भाई हो, भले ही वो आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, फादर हो, अगर आपको पता होता है कि आपके पीछे एक मैस्कुलिन सपोर्ट है, सो यू फील स्ट्रांग। आई थिंक मैंने ये फादर और ब्रदर वाला एंगल सोचा नहीं था, बट दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू। राइट। मतलब अगर आपके पीछे एक मैस्कुलिन सपोर्ट होता है ना, तो आप वर्ल्ड में एक डिफरेंट वे में शो अप करते हो। यू आर नॉट स्कैर्ड एनी मोर, बिकॉज यू नो देयर इज समवन आउट देयर जो तुम्हारी किसी भी सिचुएशन में हेल्प करेगा और तुम्हारे लिए खड़ा होगा। आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। अगर हम वापस उस पे आए जो रिलेशनशिप, अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा बन गया, अट्रैक्टिवनेस आ गई है, आई एम इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन, नाउ वी आर गोइंग ऑन डेट्स एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। ऐसी सिचुएशन में जब टू पीपल आर गेटिंग टू नो ईच अदर, क्या सही तरीका है कि हम दोनों एक बॉन्ड बनाए जो लास्ट करे बहुत टाइम तक? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दोनों के गोल्स होने चाहिए सिमिलर लाइफ में। लाइक यू शुड हैव सम शेयर्ड गोल्स। अगर आपके बॉयफ्रेंड का गोल है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, और आपका गोल है कि नहीं मुझे लाइफ में इतना कुछ नहीं करना, कोई करे ना करे, मुझे तो बस अपना ये छोटी सी चीज़ें करनी है, सो आप सपोर्टिव नहीं होगे, बिकॉज आप उसका विजन नहीं समझ पा रहे हो। अगर वो काम कर रहा है दिन में 20 घंटे या 18 घंटे, आपको ये लगेगा ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। सो आपको सेम पेज पे होना चाहिए कि अगर उसका ये विजन है, आई नीड टू सपोर्ट हिम। एंड सेम अगर आपका कुछ विजन है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करे उस तरीके से। सो शेयर्ड गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ कपल, एज अ फैमिली आप कहाँ जा रहे हो। तो मतलब स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में ही गोल्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब यू शुड नो कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या आप लाइफ में आगे करना चाहते हो, किस तरीके से आप एज अ कपल आगे बढ़ना चाहते हो। स्टार्टिंग में ही अगर आप ये डिस्कस कर लो तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टार्टिंग में हम चल किस चीज़ से रहे होते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन से। मतलब अट्रैक्शन ऑफ कोर्स स्टार्ट करने के लिए ठीक है,
बट थोड़ा टाइम हो गया, आप आगे की चीज़ें देखो कि क्या हाँ। वैल्यूज़ हैं, क्या आप दोनों के गोल्स हैं, किस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। बिकॉज सिर्फ अगर हम अट्रैक्शन के बेसिस पे चलेंगे तो वो लास्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। और यही चीज़ होती है, ज़्यादातर लोग शादी किस वजह से कर लेते हैं कि मैं इस पर्सन से अट्रैक्टेड हूँ, हाँ दे गेट मैरिड। हाँ, बट शादी होती है, देन दे रियलाइज कि कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। दैट्स ट्रू। वो रेडी नहीं होते एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाए। हाँ सो ये सारी चीज़ें ना आपको पहले डिस्कस करनी चाहिए कि आप किड्स चाहते हो नहीं चाहते, आप किस तरीके से अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हो वो आपके लिए क्या करे, एज अ हस्बैंड आप क्या करना चाहते हो, वट एवर यू नीड टू आई डिस्कस थिंक दैट। डेटिंग लाइफ में अगर कोई इंसान, दो इंसान कंपैटिबल है ना, एंड देन दे गेट मैरिड, तो उस टाइम पे कंपैटिबिलिटी का इक्वेशन पूरा चेंज हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लें, एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट, दे वर डेटिंग फॉर ईयर्स एंड देन द मोमेंट दे गॉट मैरिड, इन अ फ्यू मंथ्स आई थिंक दे गॉट डिवोर्स्ड। एंड ये मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स में देखा है। तो ऐसा क्या है कि डेटिंग के टाइम पे दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बट शादी होने के बाद दे आर नो मोर कंपैटिबल। बात ये कि फिर नई टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना इज़ ईजी, हस्बैंड वाइफ बनना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज तब आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबकॉन्शियसली यस बोल देते हो। और जब आपको पता नहीं होता, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, हाँ। ऐसे ऐसे भी ऑपरेट करना पड़ेगा, सो वो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने नहीं सोचा था ये करना पड़ेगा, मुझे क्यों करना पड़ रहा है। हाँ सो मैं सबको ये बोलती हूँ कि अगर आप किसी को लाइक करते हो, सबसे पहले ये मत सोचो कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है या ये सोचना है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है। उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करने की कोशिश करो। पहले एक बेसिक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। आई थिंक या सम पीपल से कि शादी या रिलेशनशिप में आने से पहले यू नीड टू बी फ्रेंड्स। तो इज़ इट ट्रू कि ये ज़रूरी है फ्रेंड्स बनना पहले, देन रिलेशनशिप में आना? येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बेसिक लेवल ऑफ फ्रेंडशिप नहीं है ना आप दोनों के बीच में, शादी एक ऐसी चीज़ है उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। और इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ना, अगर सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे आप चल रहे हो तो वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स पे उनका सामना नहीं कर पाओगे आप। जैसे आपके फ्रेंड्स से आपकी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, बट आप वापस से उनके साथ वापस आ जाते हो मजाक करके कि इसने ये स्टुपिडिटी की, मैंने ये बोल दिया, क्योंकि वो बेसिक लेवल वहाँ पे फ्रेंडशिप का होता है। और सेम आपको अपनी मैरिज में एज अ कपल रखना चाहिए। अच्छा, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंडशिप एंड अ रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल इंटीमेसी? आई थिंक जो जिस तरीके से आप फ्रेंडशिप को देखते हो, हाँ। वहाँ पे गोल्स अलग होते हैं कि हमें साथ में रहना है, मस्ती करनी है। हाँ। एज अ कपल आप लाइफ में डिफरेंट गोल्स देखते हो कि मुझे कैसे एज अ फैमिली कैसे ग्रो करना है, या हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है, हमारी नीड्स क्या है, हमारे शेयर्ड गोल्स क्या हाँ। है। सो विजन दोनों का अलग अलग होता है। सो अगर आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप फ्रेंड भी हो, ये सोचो कि आप दो चीज़ों को एक में ला रहे हो हाँ, और बॉन्ड उससे स्ट्रांग हो जाता है। बट कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकता? और नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। आई डिसअग्री। बेस्ट फ्रेंड बनने का ये मतलब नहीं है कि अट्रैक्शन खत्म हो गई और आप दोनों एक दूसरे से वो फालतू की बातें कर रहे हो। हाँ। अट्रैक्शन हमेशा होनी चाहिए, केमिस्ट्री शुड बी देयर। बट अगर आपकी लड़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ मस्ती करके आप वापस से बात भी कर रहे हो, वो रिपेयर अटेम्प्ट्स जैसे फ्रेंड्स में होते हैं उस तरीके के होने चाहिए। लेट्स से मेरा पार्टनर मेरे से गुस्सा है और हम दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। एंड मैं कोई स्टूपिड सा फेस बना के उसको चिढ़ा दूं, एग्जैक्टली। तो हाँ दैट्स फ्रेंडशिप। हाँ, कि मैंने वहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश की एज अ फ्रेंड। बट कहीं लोग ना एज फ्रेंड्स जैसे होते हैं, वो वैसे रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाते। एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं, फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं कि ये इंसान मेरे लिए ज़्यादा करे, दे एक्सपेक्ट। तो वो फ्रेंडशिप नहीं रह पाती आई थिंक। वो इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि ओवर टाइम ना जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो, आपके मन में रिजेंटमेंट आ जाती है सामने वाले के लिए। फिर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी या ये चीज़ बुरी लगी, आप वो बस भरते जाते हो अपने अंदर कि मुझे इस पर्सन के बारे में ये नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद, एंड आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि इससे दूर ही रहूँ तो ठीक है, ये मुझे डिसअपॉइंट करता है हमेशा, तो वो दूरी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो आई थिंक ये जो दूरी आने पे मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी कि दो लोगों में जब ये दूरी आ जाती है और कहीं बार ना कम्युनिकेट अगेन नहीं करते, वो दोनों एक घर में तो रह रहे हैं या फिर एक साथ दोनों हैं, बट फिर भी दे आर नॉट इन लव द वे दे वर। तो वो प्यार जो ख़त्म होने वाला होता है, वो दिख रहा है, दोनों को दिख रहा है कि रिलेशनशिप इज़ ख़त्म हो रही है, फिर भी वो दोनों कुछ नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? जब आप ये सोच लेते हो ना कि आपका ईगो रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो रिलेशनशिप वर्क नहीं करता।
आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट यू वर्सेस मी, इट्स अस वर्सेस द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पता है क्या आती हैं? जैसे जो कपल्स थेरेपी के लिए जाते हैं, हाँ. 2 बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, एक कम्युनिकेशन, दूसरी इंटीमेसी. सो इन 2 चीज़ों पे अगर हम काम कर लें तो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है. जैसे कई लोग होते हैं, लेट्स से किसी की लड़ाई हुई, ठीक है. अगर वो अपनी वाइफ को जस्ट उनका हैंड होल्ड कर ले या हैंड पे किस कर दे, A lot of things will change. यस, बट वो फिर भी नहीं कर रहे होते. बिकॉज ईगो कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, लड़ाई हुई है वो मुझसे पहले बात करे. Yes, exactly. This is what I want to talk to you about. कि हम जब लड़ते हैं ना तो हम वेट करते हैं वो वाला इंसान मुझसे पहले बोलेगा तो मैं बात, ऑल्दो मेरा भी मन कर रहा है बात करने का कि वो मुझे मनाने क्यों नहीं आ रहा और थिंग्स अलोंग दैट, बट हम वेट करते हैं कि सामने वाला इंसान पहले आए. ऐसा क्यों? मतलब ईगो है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर ये चीज़ सामने वाला इंसान भी रख रहा है ईगो, एंड यहीं पे रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है. जबकि रियलाइज़ नहीं होता गलती मेरी है या उसकी है, तो हमें शायद ये भूल जाना चाहिए कि गलती किसकी है, एंड रादर देन वर्क ऑन द प्रॉब्लम. यस, अगर गलती हुई भी है, उससे भी हुई है, आपसे भी हुई है, आप इस नोट से स्टार्ट कर सकते हो कि मेरी ये गलती है, आई अग्री, बट आपको मैं चाहती हूँ आप इस तरीके से बात करो. सो मेच्योरिटी लेवल चाहिए आज के टाइम पे, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप्स को वर्क कराना चाहते हो. एंड तभी मैं आज बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, वो डिसअपॉइंट होते हैं कि मार्केट में कोई भी नहीं है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में आ जाए. हाँ. ऑल्दो कितने सारे लोग हैं जो सिंगल है, बट दे से दिस बिकॉज सारे इमोशनल. लोग रो रहे हैं कि हम सिंगल हैं, फिर भी कोई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहा. हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा पीस बेटर है एक ऐसे इंसान के साथ रहने से जो इमोशनली मैच्योर नहीं है. सो आप अकेले पीसफुल रहना पसंद करते हो रादर देन बीइंग विद समवन जो आपको उस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब करे. आई थिंक कहीं लोग ना डरते हैं कि दे विल गेट हर्ट इफ़ दे कम इन अ रिलेशनशिप, तो वो प्रेफर करते हैं सिंगल रहना. या इट हैपन्स, बट डर के साथ थोड़ी लाइफ जी जाती है. सो मुझे लगता है जैसे अगर आप मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आपने देखा हो तो उसमें बहुत सारे लोअर लेवल इमोशंस होते हैं, जहाँ पे लोअर लेवल इमोशंस चेंज होने लगते हैं और हायर लेवल इमोशंस में बदलने लगते हैं. वो एक पॉइंट होता है करेज. सो यू नीड, एक लोअर लेवल इमोशंस क्या होते हैं? जैसे शेम हो गया, गिल्ट हो गया, फियर हो गया. Okay. ये आपके अंदर उस टाइप की एनर्जी लाते हैं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते. अगर आपके अंदर डोमिनेंट इमोशन शेम है. अच्छा, नेगेटिव इमोशंस. हाँ. ओके, तो हायर लेवल हुए पॉजिटिव. पॉजिटिव इमोशंस. तो जो जहाँ पे नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव में बदलता है उसका पॉइंट है करेज. सो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में ये चीज़ दिखाई हुई है कि करेज जो है वहाँ से चीज़ें बदलने लगती हैं. सो अगर आप ये सोचो कि अगर मैं रिलेशनशिप में आऊँगी या आऊँगा और मैं हर्ट हो जाऊँगा, यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ बिकॉज आप फियर की वजह से ऑपरेट कर रहे हो, फियर की तरफ से ऑपरेट कर रहे हो. आपको ये काम करना है कि ठीक है मैंने अपने पास्ट पे काम किया, मैंने अपना इनर वर्क किया, लेट्स सी अब मेरे पास क्या है और मैं कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ. बिकॉज हर एक लाइफ का फेज़ ना आपको एज अ पर्सन ग्रो करता है. जब आप स्कूल में थे आपने वहाँ पे कई चीज़ें सीखी, फिर आप कॉलेज में आए, आपने काम करना शुरू किया, जब आपकी शादी होती है या आप रिलेशनशिप में आते हो आप नई चीज़ों को सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो. देन व्हेन यू बिकम अ मदर और अ फादर आप नई तरीके से लाइफ को देखते हो. सो हर चीज़ को एक ऐसा देखना चाहिए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. ठीक है, तो जो लोग डरते हैं रिलेशनशिप में आने से कि वो हर्ट होंगे, दे नीड टू टेक द रिस्क. दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. दे नीड टू अंडरस्टैंड ये फियर उनका किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. कॉज. यस, कई बार फियर इसलिए आता है क्योंकि हमने पास्ट में मिस्टेक की होती है, पास्ट में हमें किसी ने चीट किया होता है, तो वहाँ से फियर आ गया कि मैं अब दोबारा कैसे रिलेशनशिप में आऊँ. सो रादर देन थिंकिंग कि अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम को फिक्स करो ना यार. पास्ट में जाओ, असेस करो कि अगर किसी ने मेरे को चीट किया, मेरी पीपल रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि मैंने एक गलत पार्टनर चूज़ किया. बट आई थिंक दैट्स लाइक सेल्फ ब्लेमिंग. नो इट्स नॉट. क्या होता है कि अगर किसी ने आप पे चीट किया, बहुत इजी है और बहुत ऑब्वियस चीज़ है ये बोलना कि मेरा पार्टनर जो था वो टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था, उसने मेरे को चीट किया. एंड ऑफ कोर्स देयर इज सम ट्रूथ टू इट. सच है वो कि उसने आप पे चीट किया. बट मैं ये बोलती हूँ आपको पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी लेनी है कि हर किसी को हर किसी का पार्टनर चीट नहीं करता.
आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया, आपको वापस से जाके देखना है कि आपने भी कहीं ना कहीं, आपकी भी इन्वॉल्वमेंट थी उस रिलेशनशिप में। भले ही आपने एक्टिवली कुछ नहीं किया, बट पैसिव इन्वॉल्वमेंट थी। तो Okay. आपने क्या गलती की थी? आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे शुरुआत में ही, आपने इग्नोर कर दिए। तो नेक्स्ट टाइम आपको वो इग्नोर नहीं करने। जब आप इन चीज़ों को समझ लोगे ना, तो फियर कम हो जाएगा। तो आई थिंक गलती ये भी हो सकती है हमारी कि हमने सही टाइम पे ये चीज़ पकड़ी नहीं कि वो इंसान हमारे पे चीट कर सकता है या वो हमें हर्ट कर सकता है। उसकी पर्सनालिटी Absolutely. ऐसी कि वो हाँ. ही विल डू इट। Right. मतलब सम पीपल से जो बैड बॉयज़ होते हैं, कुछ लोग करते हैं, दे हैव दैट टेंडेंसी कि वो करेंगे। दिखता है व्हेन आप भी जा रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आपको दिखेगा दे हैव दैट इंटेंशन कि वो और लड़कियों से, या फिर लड़की है तो वो और लड़कों से बात कर रही है। राइट। एंड मैं ये बोलती हूँ, आज तक मुझे किसी ने चीट नहीं किया, नॉट बिकॉज आई एम द प्रिटीएस्ट एंड आई एम द स्मार्टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब भी मैं किसी को चूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत केयरफुली चूज़ करती हूँ। दैट्स वेरी ट्रू। आई थिंक दैट्स द सेम विद मी। मतलब मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैंने सही तरीके चूज़ किए हैं रिलेशनशिप्स में, तभी मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ। दैट एक्चुअली मेक सेंस। एक और पॉइंट अगर हम बात करें कि अब हम रिलेशनशिप में आ ही गए हैं दो लोग, तो एक होता है सेल्फ लव एंड एक होता है गिविंग टू अदर पर्सन। कई लोग बहुत ज़्यादा दे देते हैं रिलेशनशिप में कि खुद को भूल जाते हैं, और कहीं लोग इतना सेल्फ लव और सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं कि रिलेशनशिप में इनफ नहीं देते। तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? पहली बात, सबसे पहले आपका पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए जो आपकी इस चीज़ को बैलेंस करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, ओके। तो वो आपको स्पेस नहीं देगा कि Okay. आप अपने ऊपर हाँ. ध्यान दे पाओ। मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे मैसेज क्यों नहीं हाँ. किया, तुम कहाँ हो? हाँ. सो तुम मसाज नहीं करा सकते, तुम अपनी हॉबीज नहीं परस्यू कर सकते। हाँ। सो सिलेक्ट समवन हु इज सिक्योर। ठीक है, Okay. फर्स्टली। दूसरा, आपको अपने बिलीव्स को चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो तो सामने वाला आपको लाइक नहीं करेगा। कई बार लोगों का ये बिलीफ होता है बिकॉज उन्हें प्यार उस तरीके से बचपन में नहीं मिला होता। हाँ. सो वो एक्सटर्नली अप्रूवल सीख कर रहे होते हैं। हाँ. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्हें अपने अप्रूवल बाहर से नहीं ढूंढना, अपने अंदर ही ढूंढना है। एग्जैक्टली। सो तभी वो अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। एग्जैक्टली। एंड एज दे से, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। ठीक है, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे तो आप सामने वाले को प्यार भी नहीं कर पाओगे। वहीं आ गया सेल्फ लव। हम्म। तो उस चीज़ को बैलेंस करना है। अब आपने एक वर्ड बोला सिक्योर, या तो इनसिक्योरिटी इज़ अ वेरी, लाइक आई वुड से, द डिस्ट्रॉयर ऑफ रिलेशनशिप्स। इनसिक्योर इंसान खुद ही सेल्फ सैबोटाज कर देता अपनी रिलेशनशिप्स को। उस चीज़ से कैसे डील करें फिर? आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स। मेरे पास कई क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि हम किसी को डेट कर रहे थे और हमें लग रहा था ही इज़ नॉट एज गुड लुकिंग और शी इज़ नॉट एज गुड लुकिंग, मे बी लाइफ में उतना सक्सेसफुल भी नहीं है, बट बिकॉज वो हमें बहुत प्यार दिखा रहे थे तो हम उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए। हाँ. बट क्या होता है, लोग खुद ही सैबोटाज कर देते हैं जब उन्हें कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो उन्हें लगता है कि उनकी वर्थ से बहुत बाहर है। एग्जैक्टली। तो वो खुद ही सैबोटाज कर देते हैं हर चीज़ को। जब हमें लगता है ना कि कोई चीज़ हमें ऐसी मिल गई है जो हम डिजर्व नहीं करते, हाँ. सामने वाला खुद सैबोटाज कर देगा। दैट्स ट्रू। और तभी ये कई लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जैसे अगर कोई लड़की एक ऐसे गाय को डेट कर रही है जो उतना गुड लुकिंग नहीं है, कई बार गाय खुद ही सैबोटाज कर देगा और लड़की अपने आप को क्वेश्चन करेगी कि यार मैं तो सोच रही थी मैं अच्छी हूँ और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, बट लोग कई बार उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते। सो दैट हैपन्स। ठीक है, तो ये तरीके से उन्होंने सेल्फ सैबोटाज कर दिया। अब वो इस साइकिल को ओवरकम करना कैसे कैसे हो सकता है कि अगर चलो एक रिलेशनशिप मैंने ख़राब कर दी, दूसरी में जाने से पहले आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, Right. आई नीड टू बी मोर सिक्योर ऑफ माई सेल्फ, तो क्या करें? अपने पास ना एक इन्वेंट्री बनाओ अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की, ठीक है, अच्छा. एंड उसमें लिखो कि आपने क्या क्या ऐसा बिहेवियर किया जो आप पास्ट में जाके चेंज करना चाहते हो। सो यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन योर बिहेवियर्स कि मैं उस टाइम पे ये कर सकती थी, ये बोलना बेटर होता, ये करना बेटर होता, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको इतना इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करना। ओके. हाँ, नहीं, दैट एक्चुअली मेक्स सेंस एंड आई वुड ऑल्सो ट्राई दैट. या आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ वेरी फेमस टर्म, सिचुएशनशिप. आजकल हमारी जेन जी जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन भी जो आ रही है, सिचुएशनशिप इज़ द ट्रेंड राइट नाउ. अब व्हाट इज सिचुएशनशिप?
इट इज बहुत बहुत खराब ट्रेंड है ये, कैसे ट्रेंड है? हाँ, एंड पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग इट बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल इन सिचुएशनशिप्स. ये शॉर्ट लिव्ड कैलकुलेटिव रिलेशनशिप्स होती हैं. ऐसा लगता है कि लोग इसमें हैप्पी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअल में हैप्पी हैं. उन्हें ये लगता है कि उनके पास उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो दैट्स वाई दे फील कि इट्स ओके फॉर द टाइम इट्स बीइंग. कंफर्टेबल. यस यस. बट सिचुएशनशिप में होता क्या है, दो लोग होते हैं. ठीक है. एक जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत बहुत लो है, और दूसरा जिसके कमिटमेंट इश्यूज है. सो ये दोनों साथ में आ जाते हैं. दैट्स ट्रू. जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है वो एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही उसको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके पीछे भागता रहता है. और जिसको कमिटमेंट देनी ही नहीं है, उसको ये लगता है कि हाँ फॉर द टाइम बीइंग इट्स फाइन. एंड उसे शायद अटेंशन भी अच्छा लग रहा होता है. हाँ, अटेंशन चाहिए बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए. सो अल्टीमेटली लॉस जो है दोनों का ही है. अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो शैलो रिलेशनशिप्स में बार बार आ रहा है, इफ इट अफेक्ट्स यू ऑन एवरी लेवल. हाँ. लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी रिलेशनशिप में गया, ठीक है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोना एंजॉय, और वापस से मैं किसी और में चला जाऊंगा. इट एक्चुअली ट्रेन्स योर माइंड कि आपको बार बार शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रहना है. आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उतना मेंटेन ही नहीं कर पाओगे फिर. एग्जैक्टली. क्योंकि आपने अपने आप को उस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि प्रॉब्लम होती है छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं हूँ रिलेशनशिप्स में. सो इट डजंट वर्क. एक्चुअली दैट्स ट्रू. और हमारी जो जनरेशन सिचुएशनशिप्स में कंफर्टेबल होती जा रही है ना, उस वजह से उनके बॉन्ड्स डीप नहीं हैं. दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन देमसेल्व्स. वो खुद को नहीं समझ रहे. एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ जाता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का, कि अगर रिलेशनशिप में आ गए हैं तो इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोग हैं. एंड वन ट्रेंड इन पीपल दैट आई हैव सीन हु आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इज़ कि दे फील मुझे कोई और प्यार नहीं कर सकता इस इंसान के जैसा ये इंसान मुझे प्यार करता है, मुझे कोई और ऐसा प्यार नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसके साथ हूँ. ये भी एक तरीके का ट्रॉमा होता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ हो ना, वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे, वन सेल्फ एस्टीम लो है. हाँ. क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर ये चला गया तो क्या मुझे कोई फिर से मिलेगा. हाँ. तो ये बहुत बड़ा डर होता है लोगों के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में. हाँ. एंड दूसरा, दे लाइक द रोलर कोस्टर इफेक्ट. अच्छा. जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक इंसान कई बार बहुत गुस्सा हो गया, हाँ. और फिर कई बार बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएगा. बहुत प्यार. तो ये जो लोग होते हैं ना, जिन्हें बचपन में ढंग से प्यार नहीं मिला होता, या फिर एक अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, हाँ. उनको आदत हो जाती है इस टाइप के प्यार की, जहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें प्यार मिलता है, और हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमसे वो प्यार विड्रॉ कर लिया जाता है. एग्जैक्टली. सो दे नीड टू हील देमसेल्व्स. प्यार करने का सही तरीका क्या होता है? प्यार करने का सही तरीका, ओके. सो व्हेन यू मीट समवन, अट्रैक्शन इज देयर, गेट टू नो द पर्सन ऑन अ डीपर लेवल. मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे स्पार्क है, फटाफट ये मत सोचो कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, अदरवाइज ये इंसान किसी और के साथ भाग जाएगा. ओके. लेट दैट पर्सन रिवील देमसेल्व्स. ओके. और टाइम के साथ वो पर्सन रिवील हो जाएगा. उनके साथ अलग अलग सिचुएशंस में टाइम स्पेंड करो. कभी उनके साथ गेम खेलने जाओ, कभी उनके साथ रेस्टोरेंट में जाओ, कभी उनके साथ ड्राइव पे जाओ. सो यू नो कि ये पर्सन अलग अलग जगह पे कैसा बिहेव करता है, एंड इवेंचुअली वो चीज़ डेवलप हो जाती है. हमें पुश नहीं करना रिलेशनशिप के लिए. ओके. इवेंचुअली इट विल हैपन. सो लेट इट हैपन. तो मतलब लेट इट गो विद द फ्लो. हाँ. प्यार हो रहा है तो उसको फ्लो में होने दो, एंड डोंट लाइक ट्राई टू कंट्रोल. Yes. कुछ कंट्रोल फ्रीक लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि दे आर वेरी कंट्रोलिंग इन द रिलेशनशिप. तो सामने वाला इंसान ना बहुत दबा हुआ, प्रेशर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है. फिर वो या तो उस रिलेशनशिप से भागना चाहता है, या वो गिव अप कर देता है. या और फिर ऐसे क्या, मतलब ऐसे में क्या करे कि या तो सामने वाला इंसान उसको बोले कि यू आर बीइंग वेरी कंट्रोलिंग, तो वो बुरा मान जाएगा जो कंट्रोलिंग है. तो इस चीज़ को कम्युनिकेट कैसे करें? कई लोग ना बहुत जल्दी पुश करते हैं कि रिलेशनशिप में एक इंसान आया है वो कमिट कर ले. कई लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बहुत टाइम लगना चाहिए, कि अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है. सो यू नीड टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड. यू नीड टू टेल देम वेरी असर्टिवली कि मैं चाहती हूँ, ये मेरा गोल है एज रिलेशनशिप के लिए. यू नीड टू टेल देम कि मैं अपने आप को इतने टाइम में देखती हूँ कि हाँ मुझे कमिटमेंट मिलनी चाहिए. आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, 2 साल तक उसने कमिटमेंट ही नहीं दी, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. और आप किसी से मिले 15 दिन बाद आप रिलेशनशिप में आ गए, वो भी सही चीज़ नहीं है.
So balance and Balance is the key. right. A very controversial question. Bring it on. Yes. Why do people cheat? There are so many reasons. There's not one particular reason, but लोग cheat इसलिए करते हैं because they cannot be themselves in front of their partner. Be it sexually, be it emotionally, जब उन्हें लगता है कि वो अपने पार्टनर के सामने अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ नहीं रख सकते, अपनी नीड्स को नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें सामने से वो मिलेगा नहीं. सो दे लुक इट फॉर, मतलब वो बाहर देखते हैं उसको. आउटसाइड ऑफ द रिलेशनशिप दे थिंक कि मुझे इससे ये नहीं मिल रहा, सो मुझे बाहर से वो नीड मिल जाए. बाकी सब कुछ मिल रहा है, बट जो 20% कमी है वो मेरी कहीं और से पूरी हो जाए. Okay. Another reason? सेकेंड रीज़न ये होता है कि कई बार जब आपके बीच में इतनी रिजेंटमेंट हो गई है ना कि आप सालों सालों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको क्या चीज़ बुरी लगी या क्या नहीं लगी, तो आपके मन में इतने ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि आपको लगता है यू कांट बी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन. Okay. सो आप अगेन बाहर कहीं जाते हो. और कई बार ऐसा होता है जो चीटर्स होते हैं ना वो अपने आप को कन्विंस भी कर लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ. सही है. हाँ. सो तभी मैं ये बोलती भी हूँ कि अगर कोई इंसान आपको दिख रहा है कि अपने बिजनेस पार्टनर को चीट कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में मत आओ, क्योंकि वो आपको भी चीट करेगा. एंड सेम थिंग गोज विद लाइक जो इंसान अपनी रिलेशनशिप में चीट कर रहा है वो बिजनेस में भी चीट कर सकता है. एग्जैक्टली. एंड दिस हैपेंड विद मी. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. सो मैं जब काम कर रही थी तो उस टाइम पे माई बॉस ही वॉज चीटिंग ऑन हिज वाइफ. ओके. एंड मुझे लगा कि ठीक है, तब इतना नहीं पता था. आई वॉज वर्किंग विद हिम एंड देन ही चीटेड ऑन मी एज वेल. ही डिडंट गिव मी द मनी. जो मेरा कमीशन था वो मेरे को नहीं मिला. सो मुझे ये लगा कि ओके देयर इज अ पैटर्न. ये मेरा एक्सपीरियंस से भी है एंड जो भी मैंने पढ़ा है उसमें भी ये चीज़ है कि जो इंसान जैसा होता है ना वो डिफरेंट एरियाज में वैसा ही रहता है. जैसे आई एम समवन जिसको लोगों की ना सुनना नहीं पसंद, तो मुझे बॉस नहीं चाहिए. मुझे कोई कुछ बोलता है, आई चूज माई क्लाइंट्स ऑल्सो वेरी कॉन्शियसली कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना. इवन वेन आई वेयर माई फुटवेयर, मुझे वो फुटवेयर नहीं चाहिए जो आगे से बंद हो. I want to be out. I don't want to feel controlled in any way. Okay. So that's the thing. छोटी छोटी चीजें shows. हाँ. तो वो हर एरिया में रिफ्लेक्ट होता है. It's not just one thing. It's in every area. Okay. And you can see the patterns. अगर आप किसी इंसान को किसी और वे में जानते हो, you can see the pattern. वो इंसान बाकी एरियाज में भी ऐसा ही होगा. Exactly. Some people also forgive the person who cheats on them. माफ़ कर देते हैं और आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं इवन दो सामने वाले इंसान ने उस पर चीट किया है. ये करना सही है? वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. डिपेंड्स. इट डिपेंड्स. मैं बोलूँगी कि क्या होता है, अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हो, अपने आप से पहले ये पूछो जिस वजह से चीटिंग हुई क्या हमने उस वजह पे काम किया है. ओके. सिर्फ ऐसे ही माफ़ नहीं करना जस्ट बिकॉज किसी ने सॉरी बोल दिया आप माफ़ कर दो. हो सकता है वो चीज़ दोबारा रिपीट हो. आप वापस से पास में जाओ कि ये वजह क्या थी. अच्छा इसलिए चीट किया बिकॉज हमारे में कम्युनिकेशन गैप है या सेक्शुअल नीड्स डिफरेंट है, वट एवर इट इज़. यू नीड टू कम्युनिकेट एंड देन वर्क ऑन दैट, तभी आप उसके साथ आगे बढ़ो. अदरवाइज वो पैटर्न बहुत चांसेस है फिर से रिपीट होगा. ओके. विच इज़ वर्स, इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग? डिपेंड्स. लड़कियों के लिए ये होता है कि हम अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें लगता है वो चीटिंग नहीं है. हाँ. हमें चीटिंग लगता है कि सेक्सुअल होना चीटिंग है, बट लड़कों के लिए दोनों तरफ से ही चीटिंग होती है. Exactly. That's a very true observation. हाँ. So it depends on the person कि उसको क्या ज़्यादा चीटिंग लगती है, बट दोनों ही केसेस में चीटिंग तो होती है. अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, आप रोमांटिक टेक्स्ट कर रहे हो उन्हें, उनसे वो प्यार दिखा रहे हो जो आप अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को नहीं दिखाते, ऑफ कोर्स दैट्स ऑल्सो चीटिंग. हाँ. अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो देन अगेन वो तो चीटिंग ऑब्वियस ही है. सो दोनों ही चीटिंग है. अच्छा, तो इमोशनल चीटिंग एंड फिजिकल चीटिंग दोनों चीटिंग है, बट कहीं लोग ना इमोशनल सपोर्ट बाहर ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा. देन दे जस्टिफाई इट कि यू डोंट टॉक टू मी अबाउट दीज थिंग्स, या तू मेरे को नहीं समझ रहा इसलिए वो दोस्त है मेरा या वो मेरी दोस्त है जो मुझे समझ रही है. तो वो इसमें में जस्टिफाई कर देते हैं एंड इट साउंड्स लॉजिकल देन. नो इट डजेंट एक्चुअली. अच्छा. क्या होता है जब आप किसी को चीट कर रहे होते हो ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्योस होती है. कभी भी जो इंसान चीट कर रहा है वो ऐसा नहीं हो सकता वो पीस में बैठा है, क्योंकि अंदर से उसको पता होता है कि ऑल्दो वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बट क्योस इज स्टिल देयर. सो
वो चीज़ करना तभी, जैसे अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं स्पिरिचुअली सोचती हूँ कि ये चीज़ पे अगर कोई संत होते तो क्या बोलते, वो इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। अगर किसी चीटर को कोई संत देखे या स्पिरिचुअल लेंस से हम देखें, हाँ। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोअर लेवल इमोशन है, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हैं, अच्छा क्योंकि वो लोअर लेवल पे लोअर चक्रास में अटका हुआ है। अच्छा जैसे जो लोअर चक्रास होते हैं हमारे, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या इमोशंस, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, वो वहीं पे अटका हुआ है। सो वो एज अ पर्सन ग्रो नहीं कर रहा। और जो इंसान प्यार में है, फिर देन दे आर डूइंग समथिंग, तो वो अलग तरीके से ग्रो कर रहा है। हाँ सो गोल्स डिफरेंट है एक चीटर के। अच्छा अब रिलेशनशिप हो गई यहाँ पे, अब आता है कई लोगों का ब्रेकअप, हाँ एंड ब्रेकअप से डील करना बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एज अ रिलेशनशिप कोच, आपने कभी क्लाइंट से डील किया जो ब्रेकअप की वजह से आया हो, कि आई डोंट, मतलब ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए आपके पास आया हो? यस, आई है। सो आई टेक देम थ्रू अ प्रोसेस। क्या होता है कि जब वो रिलेशनशिप से निकले होते हैं, तो सबसे पहला उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है उतनी हेल्दी नहीं होती है, हाँ क्योंकि उन्हें लगा होता है उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया या वट एवर इट इज़। उनकी सेंस ऑफ सेल्फ जो होता है उस टाइम पे उतना स्ट्रांग नहीं होता। हाँ। सो उस चीज़ को हेल्दी बनवाने में उनकी हेल्प करना, देन उनको समझाना कि वो एक सर्टेन रिलेशनशिप में फंसे कैसे, यहाँ तक वो आए कैसे, देन यहाँ से आगे का विजन क्या है, रास्ता क्या है। क्योंकि बहुत बार लोगों को ये बिलीफ होता है कि अगर ये इंसान गया, इसके जैसा दोबारा नहीं मिलेगा कोई। एग्जैक्टली हाँ। बट ये बहुत लिमिटिंग बिलीफ है कि आप इस लेंस से दुनिया को देख रहे हो कि एक इंसान परफेक्ट था, ऑल्दो यू न्यू सो मेनी थिंग्स दैट यू डिडंट लाइक अबाउट दिस पर्सन। सो ये बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ होता है लोगों के मन में कि मुझे कोई अच्छा नहीं मिलेगा। इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है। और मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। हम ये बोल देते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, हाँ। बट अगर जब आप प्यार से बाहर आते हो ना एंड हील करते हो अपने आप को, थोड़े टाइम बाद एग्जैक्टली जो वो इंसान था ना, आप उसको वो देख पाते हो जो आपने मन में उसको चढ़ा दिया था ना, वहां से वो नीचे आ जाता है। एंड आई थिंक उसके बाद यू कैन ऑल्सो फाइंड अ बेटर पर्सन जो आपको लग रहा था शायद नहीं होगा कहीं। हाँ, एंड कितनी बार ये चीज़ होती है कि एक इंसान रिलेशनशिप में है, वहाँ से बाहर आए, देन दे मीट समवन जो उससे 10 टाइम्स बेटर है। सो या इट्स पॉसिबल, बट इट टेक्स टाइम। जैसे मेरे को कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं कि हार्ट ब्रेक से ओवरकम करने में कितना टाइम लगेगा। कई बोलते हैं 2 साल लगेंगे, मुझे तो लग रहा है टाइम लग जाएगा। आई टेल देम जितना आप टाइम सोचोगे उतना टाइम लगेगा। 1 हफ्ता तो 1 हफ्ता लगेगा। माइंडसेट, हाँ, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, राइट। वन मोर क्वेश्चन, यस, इज क्लोजर रियल? यू डोंट नीड अ क्लोजर एक्चुअली। लोग बोलते हैं ना कि मेरे पार्टनर ने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्लोजर चाहिए। क्लोजर अपने आप को दो कि मैं वहाँ पे किस वजह से फंसी, क्या मैंने गलती की। यू डोंट नीड अ क्लोजर। अगर कोई तुम्हें टेक्स्ट करना किसी ने रैंडमली बंद कर दिया, तुम्हें गोस्ट कर दिया, तुम्हें क्लोजर क्यों चाहिए? क्या उसकी खामोशी क्लोजर नहीं है? बट सैटिस्फाइड फील नहीं होता कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, उसके दिमाग में क्या था। आइडियल सिनेरियो में क्लोजर देना चाहिए, हाँ। बट अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए कि मुझे बताओ क्यों मुझे छोड़ा। हाँ। यू नीड टू फिगर आउट योरसेल्फ। हर कोई तुम्हें हर चीज़ का जवाब नहीं देगा, एंड आई नो इट्स नॉट गोना साउंड राइट, बट यू नीड टू स्टॉप बीइंग दैट सेंसिटिव कि आपको अगर किसी ने छोड़ दिया आप उसके पीछे भागते रहो, क्योंकि वो चीज़ ना आपकी सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा इरोड करती है। हाँ। आप बार बार क्लोजर मांग रहे हो, आप उसको कॉल कर रहे हो कि मुझे क्यों छोड़ा, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, वो फिर भी नहीं उठा रहे हैं। आप फिर कॉल कर रहे हो, वो फिर नहीं उठा रहे हैं। वो अफेक्ट करती है आपकी सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट को। बहुत लाइक गंदा ही फील होता होगा, बहुत हाँ। डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है कि जब सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है एंड यू आर फीलिंग सो मच फॉर दैट पर्सन, वो उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा एंड तुम पीछे भाग रहे हो क्लोजर के लिए और वो नहीं मिल रहा। राइट। आपको अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, कीप योर हेड हाई एंड मूव ऑन। अपनी रिस्पेक्ट को अपने साथ रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो इंसान गया, वो एक अलग दर्द है। बट अगर उसके पीछे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गवा दोगे, वो और ज़्यादा पेनफुल होगा। इट्स मोर लॉस। या एक इंसान का लॉस है, दूसरी चीज़ का लॉस नहीं करना चाहिए। राइट। कई बार जब ब्रेकअप होता है ना, तो दो इंसान नो पता है कि दे आर नॉट कंपैटिबल, इसलिए दोनों ने म्यूचुअली ब्रेकअप किया, या फिर इतना लड़ रहे थे कि एक इंसान थक गया और उसने ब्रेकअप कर लिया। बट दे नो दे आर नॉट कंपैटिबल, फिर भी वो दोनों वापस आ रहे हैं,
फिर आ रहे हैं, कुछ टाइम रह रहे हैं, फिर ब्रेकअप कर रहे हैं, फिर वो वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं बिकॉज दे कांट स्टे अवे. उनको शायद क्लोजर नहीं मिल रहा या फिर उनसे रहा नहीं जा रहा एक दूसरे के बिना, फिर भी वापस आ रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं. ऐसा क्यों? बहुत बार ऐसा होता है कि कई आप में चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट कई चीज़ें जो बहुत बुरी भी लगती हैं. हाँ. सो मुझे ये लग रहा है कि अच्छी वाली चीज़ें मुझे बाहर नहीं मिलेंगी, सो हाँ. मैं जो बुरी वाली हैं उनके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ. सो इसलिए दो लोग बार बार आते रहते हैं, बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं उन्हें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ पसंद है, हाँ. बट जो ख़राब क्वालिटीज़ हैं वो उन्हें साथ रहने भी नहीं दे रही. सो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, या तो आप साथ बैठ के वर्कआउट करो कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे सॉल्व होनी चाहिए कि और ये इसका प्रोसीजर है सॉल्व करने का, कि हमें कल से ये करना है, परसों ये करना है. यू नीड टू हैव दिस स्केड्यूल विद योर पार्टनर. हाँ. वो चेक इन्स होने चाहिए. ओके. बट अगर आप बिना चीज़ों पे काम करे बार बार वापस आते रहोगे, सो इट्स गोना बी वेरी टॉक्सिक फॉर बोथ ऑफ यू. एग्जैक्टली, इट्स टॉक्सिक. या अच्छा, कैन एक्सेस बी फ्रेंड्स? यू कैन बी फ्रेंड्स विद योर एक्स, बट आई वोंट रिकमेंड इट. वाई? मतलब आप अपनी लाइफ को, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में वापस से मुड़ के वही चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना जिनसे मैं ग्रो हो चुकी हूँ. सो वापस से अगर आप इंसान के साथ हो, वही बातें और वही चीज़ें, सो कहीं ना कहीं चांस रहता है वापस जाने का. एंड अगर आप अभी एक रिलेशनशिप में हो, फोकस ऑन दैट. व्हाई यू वांट गो इन योर पास्ट? बट इफ यू आर सिंगल और आप अपने एक्स के साथ फ्रेंड्स रहना चाहते हो, तो ये भी हो सकता है कि अगर एक तरफ से किसी के अंदर फीलिंग्स हैं, हाँ. सो फिर से चीज़ ट्रिगर हो सकती है. हो सकती है. सो मैं यही बोलती हूँ कि दूर रहो. दूर रहो. ब्लॉक कर दो. हाँ, ब्लॉक कर दो. मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप विश करो कि ये जो इंसान है जिसके साथ है खुश रहे, बट मेरी लाइफ से दूर रहे, हाँ. ताकि मैं भी खुश रहूँ. क्या वो चीज़ें जैसे पिक्चर्स दिए हुए, टेडी बेयर और द गिफ्ट्स, वो सब हटा देना अपनी लाइफ से हेल्प्स ओवरकम फ्रॉम ब्रेकअप? येस, इट डज. अगर आप, जैसे एडिक्शन होती है किसी को, हाँ. किसी को शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, एडिक्शन है, तो अगर उसको शराब पीना बंद करना है, सबसे पहले उसको ये बोलते हैं कि अपने घर में से सारी दारू की बोतलें निकालो. हाँ. अदरवाइज ज़रा सा लो होगा वो फिर पीने चला जाएगा. सो अगर आपको किसी को ओवरकम करना है, किसी इंसान को, वो भी एक एडिक्शन है कि हम किसी के साथ थे और अब नहीं है. सो उस इंसान का जो भी चीज़ें आपको उसकी याद दिलाती हैं, उनको हटाओ. देन ओनली यू कैन ओवरकम. एंड इट वर्क्स. यस. आप अपने क्लाइंट्स को ये रेकमेंड करते हैं? हाँ, मैं ये रिकमेंड करती हूँ और मैंने खुद भी किया है. मुझे इससे एक इंसिडेंट, मतलब वो मूवी का सीन है जब वी मेट का, जिसमें वो फोटो बर्न करते हैं, फ्लश करते हैं, फिर गालियाँ देते हैं फ़ोन करके. तो क्या ये वर्क करता है? मैंने क्लाइंट्स को गाली देने को रिकमेंड नहीं किया, अच्छा. बट या आई टेल देम कि जो भी आपकी पुरानी चैट्स हैं, जो भी फोटोज़ हैं, जो भी आपको उन्होंने गिफ्ट्स दिए, उन सब को हटा दो. या तो अगर आप कहीं उनको वापस नहीं दे सकते, आप कहीं दूर रख दो जहाँ पे आपकी नज़र ना जाए बार बार. हाँ. ताकि आप फॉर द टाइम फ्रेम आप फोकस कर पाओ अपने ऊपर एंड आगे बढ़ पाओ. बिकॉज बार बार सेम चीज़ आपको दिख रही है, तो आप कहीं ना कहीं जब भी थोड़ा सा लो फील करोगे, यू विल मैसेज देम. हाँ. सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. नो कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवरकम देम. अगर मन कर रहा हो, बहुत ज़्यादा उस इंसान की याद आ रही हो, उसे मैसेज कर, एक बार उससे बात करनी है, एक बार उसकी आवाज़ सुननी है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खुशी के साथ ऐसा हो रहा है? आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ इन माई रिलेशनशिप. बट हाँ. अगर ऐसा हो क्या, कैन यू रिपीट इट अगेन? कि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है बात करने का, कॉल करने का मन कर रहा है, तो क्या करें? नहीं करें. राइट इट डाउन, जर्नलिंग करो उस टाइम पे. जो भी आप सामने वाले को बोलना चाहते हो ना, कि मुझे ये बोलना है, उसको ये बताना है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है, यू हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स, बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अफेक्ट मत करो. एक जर्नल लो, उसमें लिखो ये चीज़. हाँ. कि मुझे जो भी बोलना है, एज अ लेटर आप उन्हें लिखो, डियर वट एवर बॉयफ्रेंड और Okay. एक्स बॉयफ्रेंड और Okay. गर्लफ्रेंड, आई वॉन्टेड टू से दिस, मुझे ऐसा फील हुआ, ये हुआ, एंड देन टीयर दैट लेटर और उसको डस्टबिन में फेंक दो. ओके. सो इन अ वे आपने अपनी फीलिंग्स को निकाल दिया पेपर पे, एंड आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रखा. आप वापस से वहीं नहीं गए जहाँ पे आपको प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलता. हाँ, आई थिंक दैट डज मेक सेंस. ओके, तो बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, एक क्वेश्चन मेरा आपसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक वो ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, कि व्हाट इज़ द सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी रिलेशनशिप? आप किस तरीके से अपने पार्टनर से बात करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा, आप ना उनके साथ
कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहो. जैसे अगर यू गाइस कीप ट्राइंग समथिंग न्यू, लेट्स से साथ में आप हॉर्स राइडिंग सीखो, कभी चेस खेलो, ऑल द थिंग्स दैट यू डिड अर्लियर व्हेन यू गाइस वर डेटिंग. सो वो सारी चीजें आप वापस से लाओगे तो आपका रिलेशनशिप में वो रोमांस रहेगा. एंड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो उसको कम्युनिकेट करो. सॉल्व इट देन एंड देयर ओनली. ओके, डोंट लेट इट सिट विद इन यू. अगर वो वहीं पे पड़ी है, सो जैसे खाना होता है ना कि बासी हो जाता है, रॉट होने लगता है. अगर आपके अंदर भी कोई बात पड़ी है, नेगेटिविटी पड़ी है, जितना टाइम वो पड़ी रहेगी उतना रॉट होएगी, उतना आप नेगेटिव हो जाओगे सामने वाले के लिए. सो शेयर इट विद दैट पर्सन. आई थिंक पीपल से कि रात को लड़के नहीं सोना चाहिए, सॉल्व करके सो. या आई एग्री. यू एग्री ऑन दैट? यस. ओके, वन मोर थिंग हमारी ऑडियंस के लिए आपसे मैं लेना चाहूँगी, सिंस आप माइंडसेट कोच भी, हमने रिलेशनशिप की पूरी बात कर ली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. रिलेशनशिप स्टार्ट हुई तो ख़त्म हुई वहाँ तक. बट फॉर माइंडसेट, उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए कोई आप एक एक्शनेबल स्मॉल चैलेंज दो आज हमारी ऑडियंस को कि वो इम्प्लीमेंट करे इस चीज़ को अपनी लाइफ में. एक रोज़ एक चैलेंज, इसको पूरा करें. ओके, यू कैन डू दिस वन थिंग. आप सुबह उठते ही लिखो आप क्या क्या आज दिन में करोगे कि आपका दिन आप बोलो कि परफेक्ट रहा आज तो. ओके, सो आप लिखो क्या क्या 3-4 टास्क करने हैं, एंड देन अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगाओ. 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 5 रिमाइंडर्स लगाओ. ओके, एंड अपने आप से पूछो क्या मैं ट्रैक पे हूँ. डू दिस. ओके. क्योंकि हम पूरे दिन में क्या करते हैं, हमारे पास विजन नहीं होता अपने दिन का. हम सुबह उठे, कहीं से भी काम शुरू किया, कभी भी छोड़ दिया, कभी भी स्क्रॉल कर लिया, दिन काट रहे हैं बस. हाँ. सो इससे आप कॉन्शियसली अलाइन रहोगे अपने गोल्स के साथ. आप अपने आप से पूछ पाओगे कि ओके मैं ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ. नहीं हूँ तो वापस से आ जाता हूँ. ओके, आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट एडवाइस. एंड मैं खुद जाके ये आज करने वाली हूँ. आज तो नहीं, अब कल करेंगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस एपिसोड वॉज एन आई ओपनर. थैंक यू. आई वॉज बॉम्बार्डिंग यू विद क्वेश्चंस बिकॉज इट्स अ टॉपिक जो हर कोई रिलेट करेगा. कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो वो ये एपिसोड देख सकता है. इस एपिसोड से बहुत कुछ अपने बारे में भी समझ सकता है, अपने पार्टनर के लिए भी समझ सकता है, अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकता है. तो आई थिंक ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट. अगर हम सारे यूट्यूब के पॉडकास्ट देखें ना तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड फॉर एवरीबडी. एंड थैंक यू सो मच मिस सुरभि फॉर कमिंग ऑन नंबर टॉक्स. एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. आई एंजॉयड इट. या, एंड आई होप ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा आज के एपिसोड में. इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड आई होप ये जो मैम ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें अपनी लाइफ में. एंड कीप वॉचिंग नमर टॉक्स इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, बी सक्सेसफुल एंड लीड अ वेरी पॉजिटिव लाइफ. एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. होप यू लाइक दिस. एंड कॉमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा